हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक खेल के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। तो यह पिता का कथन है। तो यह जो कथन होता है वो लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, जिसे हम जेंडर स्टीरियोटाइप भी कहते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप में क्या है, लड़के से ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो ब्रेव जैसा व्यवहार करे, वो बाहर के गेम खेले, घर के कामों में इंटरेस्ट लड़कियां दिखाएंगी। जो है रोने रोने का जो बात बात पे काम होता है वो लड़कियों का होता है। तो इस तरीके से जो उनसे जो रूढ़िवादी उनका जो रोल है उस वो एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ये जो सोच होती है वो जेंडर स्टीरियोटाइप सोच होती है। दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। तो जो ये अटल शब्द है हमारा, ये नेगेटिव शब्द है, कोई भी फिक्स्ड करिकुलम नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, नहीं, बच्चों को कंपटीशन पर बल नहीं देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल सही है कि बच्चे को अपना ज्ञान कंस्ट्रक्ट करने के लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित करती है। तो उत्प्रेरित करेगी, अनुप्रेरित नहीं करेगी, डिमोटिवेट नहीं करेगी, क्योंकि वो बच्चे को क्या, क्यों, कैसे जैसी चीजों पर सोचने के लिए फोकस दे रही है। अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो ये क्या है, स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। तो यहाँ पर जैसे बच्चों को संकेत और इशारे, यानी कि वो उन बच्चों को क्या प्रदान कर रही है, स्कैफोल्डिंग प्रदान कर रही है बाय गिविंग हिंट्स। तो हमारा जो स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट है वो लेवाइगोस्की ने दिया है, इससे भी हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। और जो संकेत या इशारे दिए जाते हैं यानी कि वो बच्चों की हेल्प कर रही है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो ये बिल्कुल सही है। जो फैमिली होती है वो सोशलाइजेशन का पहला कारक होती है और उसके बाद बच्चा स्कूल में आता है तो वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। तो जहाँ पे केवल शब्द आ जाता है तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है। ओनली एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो जो है निर्धारित नहीं कर सकती, एक आयाम में बुद्धिमत्ता बाकियों की चीज को फिक्स नहीं कर सकती। वन डोमेन एंश्योर इंटेलिजेंस इन ऑल अदर। जैसे कि बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है, एजुकेशन में अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी जो है इंटेलिजेंस में भी बिल्कुल कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है, देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये बुद्धिमत्ता की विभिन्न दिशाएं हैं, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने भी बताया है कि 9 तरह की इंटेलिजेंस होती है। तो विभिन्न फॉर्म होती हैं इंटेलिजेंस की। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो ये जो कन्वेंशनल टर्म में आता है प्रथागत, 3 तरह की जो है उन्होंने स्टेजेस बताई है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है हमारी 4 से 10 साल के बीच, और जो कन्वेंशनल होती है वो होती है 10 से 15 के बीच, और जो पोस्ट कन्वेंशनल होती है 15 अब वो होती है। और इनके अंदर हमारे 6 लेवल होते हैं, हर स्टेज के अंदर 2 लेवल्स होते हैं। इन सभी लॉरेंस कोलबर्ग की जो स्टेजेस हैं उनके बारे में डिटेल वीडियो बनाई गई है, आप चैनल पे जाकर जरूर देखें ताकि अच्छे से आपको इनका कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो जब भी बच्चा गुड बॉय या बैड बॉय के लिए काम करता है, वो गुड कहलाना चाहता है, तो वो कन्वेंशनल स्टेज में आता है।
जो कि 10 से 15 साल के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में महत्व पर जोर देता है। तो जो लेव वाइगोत्स्की है उनका जो इम्पोर्टेंट शब्द है कल्चरल, तो उन्होंने क्या है सोशियो और कल्चरल, तो जो सोशल उनका सोशल एनवायरनमेंट होता है बच्चे का और जो कल्चरल एनवायरनमेंट होता है उसके जो लिखने में जो उसके सीखने में इम्पोर्टेंस देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी है सोशियो कल्चरल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। तो स्कीमा, तो उसकी जो कोग्निटिव स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको उन्होंने स्कीमा नाम दिया है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो संज्ञानात्मक संरचनाएं यानी कि कोग्निटिव स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको स्कीमा नाम दिया गया। इसका अपोजिट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्कीमा क्या होता है, तो स्कीमा होती है कोग्निटिव स्ट्रक्चर या संज्ञानात्मक संरचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो स्कूल से पहले की अवस्था होती है 2 से 7 साल की, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। तो इसमें बच्चे के अंदर क्या क्या आ जाता है, सेंट्रेशन होता है, यानी कि बच्चा एक ही एस्पेक्ट को देख पाता है। तो स्कूल जाने से पहले वो क्या है एक ही एस्पेक्ट को देखता है, उसमें सेंट्रेशन होता है। इरिवर्सिबिलिटी होती है, यानी कि चीजों को अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो समझ नहीं पाता। अगर हम बाकी ऑप्शन के बारे में बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो होती है सबसे लास्ट स्टेज की, 4th स्टेज की, जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है उसकी। हाइपोथेटिक भी हमारी 4th स्टेज में आती है। एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरियट ऑब्जेक्ट्स, तो हमें इसको ऐसे याद रखना है कि जब बच्चा स्कूल में आना शुरू होता है तीसरी स्टेज में, 7 से 11 की जो स्टेज होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो उसमें बच्चा है कंजर्व करना भी सीरिएट करना भी सीख जाता है। यानी कि संरक्षण का मतलब ये होता है कि अगर किसी सेम पानी को किसी चौड़े जार में बदल दिया जाता है, अगर टोल जार से वाइड जार में डाल दिया जाता है तो उसकी क्वांटिटी सेम रहती है। लेकिन उससे पहले जब बच्चा स्कूल नहीं आता, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, तो उसको ये कंसेप्ट नहीं समझ में होता। अगर वो उससे पूछा जाए कि सेम पानी वाले 2 जार में वाइड और टोल में, तो वो टोल वाले में ज्यादा पानी बताएगा। तो जब तक उसके अंदर कंजर्वेशन और सीरियट का मतलब होता है उनको सीरियल वाइज लगाना, 1 2 3 के तरीके से चीजों को लगाना, यानी कि छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे के रूप में लगाना। तो बच्चे के अंदर ये सारे जो है कंसेप्ट नहीं होते हैं। तो ये प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होती है इसमें क्या होता है, बच्चा सेंट्रेशन होता है, केवल एक ही एस्पेक्ट को सोचता है, सेंट्रेशन इन थॉट। हाइपोथेटिकल अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये फॉर्मल स्टेज की है, और कंजर्वेटिव यानी कि जब वो 7 से 11 की स्टेज में जब स्कूल में आता है तब उसके अंदर ये डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चे की जो संस्कृति है वो उसके डेवलपमेंट पे असर डालती है। तो सबकी दर जो है डेवलपमेंट हैज द सेम रेट, सेम नहीं होगी, डायरेक्शन सेम होगी लेकिन जो है रेट सेम नहीं हो सकती। तो अलग अलग कल्चर में अलग अलग हो सकती है। जैसे कई बार देखा कि किसी बच्चे को जो है न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है तो उसका जो डेवलपमेंट की जो रेट होगी वो अच्छी होगी, लेकिन अगर बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलता तो उसकी डेवलपमेंट की रेट भी, जो उसकी दर है वो भी अच्छी नहीं होगी। तो ये अकॉर्डिंग टू कल्चर अलग अलग होता है। नेक्स्ट है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तो जो यहाँ पे केवल शब्द आ गया वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, केवल विद्यालय में नहीं होता। ये क्या होती है, जो डेवलपमेंट होती है हमारी थ्रू आउट द ऑल द एनवायरनमेंट में होती है, यानी कि घर पे भी, स्कूल में भी, तो सभी जो मिलकर बच्चे की डेवलपमेंट में जो योगदान होता है। जो डेवलपमेंट का फर्स्ट ऑप्शन से हमें याद रखना है कि जो डेवलपमेंट की रेट होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल होता है, वो सब पे लागू होता है।
सार्वभौमिक होता है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है डेवलपमेंट ओकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, ये भी गलत है। ये थ्रू आउट द लाइफ होता है डेवलपमेंट। जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो थ्रू आउट द लाइफ होता है, पूरी लाइफ होता है। लास्ट ऑप्शन है हमारा विकास बहुआयामी होता है, तो बिल्कुल सही है। जो डेवलपमेंट है इज मल्टी डायमेंशनल होता है। जैसे बच्चे का फिजिकल भी होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कई तरह के डेवलपमेंट होते हैं। तो जो है वो मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से हमने चारों ऑप्शन को डिस्कस किया। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो विकास की जो दर होती है वो सभी के लिए समान नहीं होती, क्योंकि बच्चे का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, इसलिए जो उसकी रेट ऑफ ग्रोथ होती है वो भी अलग अलग होती है। केवल विद्यालय में नहीं होता, ये हर जगह होता है। और जो बाल्यावस्था के दौरान रुक जाता है ये बिल्कुल गलत है, कि जो ग्रोथ होती है वो हमारी रुक जाती है एडोलेसेंस के बाद, जब बच्चा मैच्योरिटी अटेन कर लेता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो थ्रू आउट द लाइफ चलता है, और ये मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। जैसे हमारा सामाजिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, कोग्निटिव होता है डेवलपमेंट, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, और चौथा हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। मेनली हमारे 4 डेवलपमेंट है यहाँ पे। इस कंसेप्ट पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, इसको वीडियो जरूर देखें, चैनल पे जाके वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन, जन्म से एक किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो जो बच्चे का विकास होता है वो सेंसरी, कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट के रूप में होता है, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। सेंसरी में क्या होता है, बच्चा टच करके चीजों को सीखता है। तो सबसे पहले बच्चा टच करके सीखता है, जैसे पियाजे की स्टेजेस भी हैं, पहले सेंसरी है, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज है, फिर हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल आती है, फिर हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है। तो सबसे पहले सांवेदिक विकास होता है, फिर मूर्त विकास होता है, जिसमें बच्चा जो इमेजेस होता है, सिंबल्स होता है, वर्ड्स को सीखता है। और अमूर्त में बच्चा जो है कल्पना, लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है उसके अंदर। लॉजिकल रीजनिंग तो मूर्त में भी आ जाती है, लेकिन जब चीजों को देखकर सामने हो तब वो उसकी रीजनिंग को समझ पाता है। लेकिन अमूर्त में क्या है, वो वर्ड वाली जो रीजनिंग होती है उनको भी समझ जाता है। उसकी जो कल्पनात्मक शक्ति होती है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग होती है, वो भी इस एज में बच्चे के अंदर आ जाती है, अब्स्ट्रैक्ट स्टेज में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। नहीं, बच्चे का जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसको एक पॉजिटिव कंसेप्ट के रूप में लेना है। अगर किसी बच्चे में कुछ अच्छा है तो दूसरे में कुछ अच्छा है, तो वो एक दूसरे को सिखाने में हेल्प करते हैं, उनका जो कोग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है वो भी सही होता है, तो ये बाधा नहीं है। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें अध्यापक के पक्ष पे सफलता नहीं बल्कि सफलता होगा, असफलता नहीं होगा। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, तो जो ग्रुप्स है वो क्राइटेरिया, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि जो ग्रुप्स नहीं बना सकते। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रयोजना के लिए महत्वपूर्ण, तो इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस है इसको हमें एज ए पॉजिटिव कंसेप्ट लेना है, ना कि नेगेटिव कंसेप्ट। ये जो टीचर है उसकी प्लानिंग में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बच्चे एक दूसरे की स्ट्रेंथ को समझते हैं और सीखते हैं। उनके अंदर जो डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट होता है वो पॉजिटिवली इनहेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। नहीं, बिल्कुल नहीं, कि जो सिर्फ परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं होना चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है कि कॉमन बच्चे और जो स्पेशल बच्चे वो साथ में पढ़ते हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस पे नहीं होता, क्योंकि उसमें अलग अलग एबिलिटी और नीड्स के बच्चे होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन,
यानी कि जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन तो हमारा क्या है, एक पॉजिटिव कंसेप्ट है कि बच्चे की नीड, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उसका जो है लर्निंग करवाई जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। तो जो सेग्रीगेशन है वो तो बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, तो जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। पॉजिटिव कंसेप्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को शो कर सके। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मंदित छात्र बिल्कुल गलत। विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, छात्र जिसका असक्त शरीर है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव कंसेप्ट है वो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी वर्ड यूज करा गया, ना कि हैंडीकैप्ड, रिटार्डेड या क्रिपल्ड बॉडी। तो हमें शारीरिक दिव्यांगता का शब्द यूज किया गया है RPWD एक्ट 2016 में। क्वेश्चन नंबर 15 है अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो नहीं, हमें यहाँ पे याद रखना है कि क्या नहीं करना चाहिए। दृश्य सर्वे सामग्रियों का इस्तेमाल नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल एड्स का यूज होना चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, यस। कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोचेज, यानी कि टीचर के द्वारा ऐसी अप्रोचेज यूज करनी चाहिए जो कि कंस्ट्रक्टिव हो। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, बिल्कुल जो जिसे हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं कि बच्चे के अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग बनानी चाहिए, उसकी नीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का उपयोग। तो रिजिड स्ट्रक्चर आ जाता है या जटिल संरचना आ जाता है, तो ये नेगेटिव वर्ड है हमारा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जटिल संरचनाएं नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं वाला आता है तो उसको सबसे पहले हमें नहीं को याद रखना है और उसको किस तरीके से सोल्व करना है। जैसे कि हम अगर पेपर सोल्व कर रहे हैं तो हम ऑप्शन वाइज चलेंगे कि जैसे फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, सेकंड वाला सही है, थर्ड वाला सही है, लेकिन फोर्थ गलत है। लेकिन जो सबसे अपोजिट होगा, गलत होगा, वही हमारा आंसर होगा। बाकी सही के साथ जाएंगे, एक गलत के साथ जाएगा नहीं वाले ऑप्शन में, और जो गलत वाला है वही हमारा आंसर होगा, जहाँ पे नहीं का कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो जो क्रिएटिविटी है उसका मुख्य लक्षण क्या है? कम प्रज्ञानता, बोधगम्यता। तो लो कम्प्रीहेंशन तो बिल्कुल नहीं होता इन बच्चों के। जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनकी जो कम्प्रीहेंशन एबिलिटी होती है, समझने की जो योग्यता होती है वो अच्छी होती है। अब सारी चिंतन होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, बिल्कुल सही कि बच्चा अलग अलग चीजों, अलग अलग एस्पेक्ट से सोचता है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? अब सारी चिंतन, यानी कि वो अलग अलग पहलुओं पे विचार करता है, किसी एक पहलू पे विचार नहीं करता। हाइपर एक्टिविटी नहीं होती, अति सक्रियता नहीं होती। ये तो ADHD वाले बच्चे होते हैं, जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर होता है, वो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, अति सक्रिय होते हैं। प्रमुख लक्षण के अंदर ये नहीं आएगा। इन अटेंटिवनेस, असतर्क नहीं होते ये बच्चे, क्या होते हैं? एक्टिव बच्चे होते हैं, जो कि सृजनात्मक जिसमें एबिलिटी होती है वो बच्चे एक्टिव होते हैं, और उनका जो चिंतन होता है वो अपसारी चिंतन होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को, तो जो अलग अलग लर्नर आ रहे हैं, डाइवर्स लर्नर होते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, तो जब टीचर को जब उनको एड्रेस कर रहे होते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए? नहीं, बातचीत नहीं टालनी चाहिए। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए? यस, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो
बच्चे को डाइवर्सिटी का कंसेप्ट सिखा रहे हैं तो अलग अलग कंसेप्ट से एग्जाम्पल ड्रा टीचर को करने चाहिए। सभी के लिए तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन पे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी एक बार सारे ऑप्शन को हमें पढ़ लेना चाहिए ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उससे भी अच्छे पॉजिटिव इस मतलब स्ट्रॉन्ग जो हमारा ऑप्शन होता है उसको हमें करेक्ट करना है। यहाँ पे जो है नकारात्मक रूढ़िबद्ध आ गया, नेगेटिव स्टेरियोटाइप ये भी गलत हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट मानकीकृत आंकलन ये भी गलत हो जाएगा। जो स्टैंडर्डाइज असेसमेंट का कंसेप्ट है वो भी नेगेटिव वर्ड है। जो असेसमेंट होता है वो स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, फिक्स असेसमेंट होता है। 18 क्वेश्चन हमारा है, समस्या समाधान अक्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है उनको किस प्रकार से फैसिलिटेट किया जा सकता है। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, तो जो प्रॉब्लम तो अलग अलग होती है तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस हो सकता है। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, तो फिक्स प्रोसेस तो गलत हो जाएगा, अटल प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए क्योंकि हर प्रॉब्लम के अलग अलग प्रोसेस होती है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज, यानी कि जो बच्चे हैं एनालॉजी में क्या होगा, अपने जो एनवायरनमेंट है उससे उस प्रॉब्लम को कनेक्ट करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ पे भी एनवायरनमेंट को कनेक्ट करने की बात आती है तो वो ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा कि जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है तो बच्चा वो अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट करेगा और फिर उसको जल्दी से सोल्व कर पाएगा। जनरेटिंग फियर ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19 है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। मोटिवेशन को किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है, सस्टेन रखा जाता है। बच्चे को दंड देकर, गलत। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, तो मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स होने चाहिए। यानी कि अगर जब बच्चे को मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स दिए जाते हैं तो वो ईगरली उत्सुकता से उसमें पार्टिसिपेट करता है और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। जब इजी टास्क देते हैं तो बच्चा को क्या होता है, जल्दी उसको फिनिश करता है तो उसमें बोर्डम आ जाता है, वो बोर हो जाते हैं। फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन, तो ये नहीं होगा, जो है रट्टाफिकेशन, तो ये बिल्कुल नेगेटिव कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्मिंदगी सेम हैज नो रिलेशन टू कोग्निशन कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कोग्निशन। तो सेम होती है, शर्मिंदगी का संज्ञानात्मक से कोई संबंध नहीं होता, ये गलत है। अगर बच्चे को शर्मिंदगी होती है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता एक्टिव, उसको शर्माना आता है तो वो उसके नेगेटिव इफेक्ट डालेगा उसकी डेवलपमेंट पर, उसके कॉग्निशन पर, संज्ञान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो मोड ऑफ जो टीचिंग लर्निंग, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग कौन सा है। रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल गलत है, ये इफेक्टिव नहीं होता। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, तो अगर बच्चा संबंध रिलेट करके किसी भी चीज को सीखता है तो वो उसके लिए इफेक्टिव होती है। मेनली तो उसके एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करता है, जिसे एनालॉजी भी कहते हैं। बिना विश्लेषण, ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, तो बिल्कुल गलत है। बच्चे एनालिसिस नहीं करेंगे तो उस चीज को अच्छे से डीप में नहीं समझ पाएंगे। इमिटेशन और रिपीटेशन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। टीचिंग लर्निंग में बच्चे को जो संकल्पनाएं हैं आपस में रिलेट करके जब बच्चा सीखता है तो वो सबसे इफेक्टिव होता है। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। बच्चे की जो है त्रुटियां होती है, एरर होती है, टीचर को इसलिए नहीं जानने की उसको पनिशमेंट देनी है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के अर्थपूर्ण है। अगर टीचर को पता चलता है कि बच्चा कहाँ पे एरर कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपनी जो टीचिंग होती है उसको प्लान कर सकती है। तो उसकी जो एरर बच्चे के द्वारा बनाई जाती है वो एनालिसिस इसलिए की जाती है ताकि टीचर अपनी जो है पेडागोजी में है, अपनी जो टीचिंग में लर्निंग प्रोसेस में है उसमें इफेक्टिव चेंज ला सके। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
23 है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स। हाँ, तो बच्चे को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, डिस्कनेक्ट कर दिया जाए जब इंफॉर्मेशन को, तब बच्चे को सीखने में डिफिकल्टी होगी। वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अगर वो इंटरेस्टिंगली मोटिवेटेड है तो वो बच्चे को लर्निंग में हेल्प करेगा। अधिगम सामाजिक, अगर उसको उसके कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करा जाता है तो भी उसको लर्निंग में हेल्प करेगा। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, कंटेंट रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज, तो उसको अलग अलग एग्जाम्पल दे के बच्चे को कंटेंट प्रस्तुत किया जाता है तो वो भी बच्चे की लर्निंग में हेल्पफुल होता है। लेकिन उसको अलग अलग टुकड़ों में कर दिया जाता है तो वो आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते, जिससे उसकी लर्निंग है वो डिफिकल्ट हो जाती है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना, उच्च भय, तो ये गलत है। उच्च है हमारा, उच्च या निम्न कुछ नहीं होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, बैलेंस या मॉडरेट होना चाहिए। मॉडरेट अराउजल, नो फियर, कोई भय नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। ये गलत है कि बच्चों का रोल तो मेन रोल होता है, जो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होती है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, नहीं, बच्चे अडल्ट पर पूर्ण रूप से नहीं होते। तो जो पूर्ण रूप से शब्द है वो नेगेटिव है। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, एक्टिव रोल होता है। तो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर नॉलेज में अगर बच्चा कुछ सीखना चाहता है तो उसी का रोल मेन होता है, तो एक्टिव रोल निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? लर्निंग के लिए कौन सी जो कंसेप्ट है वो सही है? योग्यता सुधारिय है, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, तो बच्चे की जो एबिलिटी है उसमें सुधार किया जा सकता है प्रैक्टिस के साथ। योग्यता अटल है, फिक्स है, नहीं, फिक्स नहीं होती। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी गलत है। असफलता अनियंत्रित है, ये भी गलत है। जो एबिलिटी होती है वो बच्चे की इम्प्रूवेबल होती है, सुधारिय होती है, उसमें प्रैक्टिस के साथ सुधार लाया जा सकता है। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो जो कोग्निटिव अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चे की, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। कोग्निटिव तो संज्ञानात्मक समझ है, लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग संकल्पनात्मक समझ बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो कंपटीशन नहीं, बच्चे की जो उसकी जो कल्पना करने की होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है, वो किस तरीके से ज़्यादा हो सकती है, तो कंपटीशन से नहीं होगी। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी से भी नहीं होगी, इससे तो बच्चा क्या रटा लगाएगा, यानी कि और उसका जो कंटेंट है वो भी फिक्स रहेगा, वो बाहर की दुनिया के बारे में नहीं सोच पाएगा। फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन, बारंबार परीक्षाएं नहीं। तो इन्वेशन और इंक्वायरी और डायलॉग से बच्चे की जो संकल्पनात्मक समझ है उसमें बढ़ावा होगा। संकल्पनात्मक समझ से मतलब यह है कि बच्चा क्यों कैसे की प्रोसेस पे ध्यान देगा, और क्यों और कैसे का जवाब उसको कैसे मिलेगा, इंक्वायरी से मिलेगा, डायलॉग से मिलेगा, बच्चा एक दूसरे से डिस्कस करेगा। तो यही जो तरीका होता है उसकी समझ को, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करता है। तो इसमें हमें याद रखना है कि संकल्पनात्मक समझ में वह हवाई और हाउ को बच्चा डिस्कवर करता है। तो जब कंपटीशन होता है तो वो क्या होता है, उस जीतने पे फोकस होता है, उसका सीखने पे फोकस नहीं होता, रिसर्च पे। टेक्स्ट बुक में भी बच्चा फिक्स्ड नॉलेज पे डिपेंड होता है। फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन भी उसका कोई इम्प्रूवमेंट का मेथड नहीं है। तो इंक्वायरी एंड डायलॉग हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेवाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या होता है? तो सेल्फ रेगुलेशन होता है। जो प्राइवेट स्पीच का जो कंसेप्ट है वो एक पॉजिटिव कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू प्याजे।
अकॉर्डिंग टू ले वाइगोस्की। तो और ये बच्चे को सेल्फ, उसकी जो थिंकिंग होती है, उसकी जो सोच होती है, उसकी जो प्लानिंग चल रही होती है, उसको रेगुलेट करता है बच्चा। अपनी प्लानिंग को सेल्फ रेगुलेट करता है अपने आप से बातें करके। और ये 3 स्टेजेस में होते हैं। ले वाइगोस्की ने 3 स्टेजेस की बात की है। इसको हमने वीडियो पर, जो वीडियो पियाजे वर्सेस वाइगोस्की है, उस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। आप चैनल पर जाकर वो वीडियो जरूर देखें, ताकि जो पियाजे और वाइगोस्की के से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। विद्यार्थियों को नामांकित करना, लेबलिंग करना। तो इवैल्यूएशन का जो फोकस है, उनको बच्चों को लेबल करने के लिए नहीं होता। लेबल हमारा नेगेटिव कंसेप्ट है। सेग्रीगेशन तो बिल्कुल ही नेगेटिव होता है। तो विभाजित भी नहीं करना। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो जो नीड्स और रिक्वायरमेंट्स होती है बच्चों की, उस पर ध्यान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है ये, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों को, उसको किस प्रकार से एट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो बच्चे का जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है वो केवल हेरिडिटी पर डिपेंड होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। केवल एनवायरनमेंट पे होता है। नाइदर हेरिडिटी ना एनवायरनमेंट। ये होता है इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है बच्चे का, वो दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसकी आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों पर। अगर बच्चे को अच्छा पर्यावरण मिलता है, उसको अच्छा खाना पीना मिलता है, उसका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, तो बच्चे का जो विकास होगा, डेवलपमेंट होगी, वो भी अच्छी होगी। उसको अपने माता पिता से भी कुछ गुण मिलते हैं कि उसकी जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है, उसमें जो हेरिडिटी होती है उसका मेन रोल होता है। तो इसलिए बच्चे का जो इंडिविजुअल डिफरेंस की जो डेवलपमेंट है, वो दोनों ही, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। यहाँ पर हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर एक जो नई वीडियो आ रही है उसका जो है मैसेज आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप कोई भी यूजफुल जो वीडियो है, सभी जो वीडियो है उनको मिस ना करें। जो नई वीडियो आ रही है उनको मिस ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।